नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की कैबिनेट में नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर सियासत जो है वो बिल्कुल परवान चढ़ रही है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान को ठीक तरीके से जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया यह है सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर। जो बयान दिया गया था उसको लेकर काफी विवाद हुआ। उस विवाद को लेके अब जो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक थी। बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर माकूल जवाब दिया जाए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते। हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन धर्म का विरोध नहीं, उसका उन्मूलन करना होगा। इसको लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पे ना सिर्फ डीएमके को घेरा है बल्कि कांग्रेस और इंडिया दल के बाकी घटक दलों को भी घेरा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया बनाम भारत की जो पर खास तौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर बयान देने से बचा जाए, इस पर ज्यादा बयानबाजी ना हो। सीधे चलते हैं, हमारे बड़े सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनातन धर्म वाले इस पूरे मुद्दे पर, इससे बीजेपी का जो अटैक था यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब और तीखा और तेज हो जाएगा। निश्चित तौर पर अंकित, और बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आज जिस तरह से सुबह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अनौपचारिक बैठक में पीएम मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि ये जो मुद्दा है जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, मच्छरों को, कोरोना को खत्म करने की बात है, उसको लेकर के कि पीएम मोदी ने आज स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इसका माकूल जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए, उचित जवाब इसका दिया जाना चाहिए। और इसके बाद बीजेपी के सूत्र भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी अपना जो हमला है इस मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन के ऊपर वो और ज्यादा तेज करेगा। और बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर जो सब तमाम सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी कि क्या वो इस बात से सहमत है सनातन धर्म के ऊपर जो हमला उदयनिधि स्टालिन ने किया है। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो है वो अपने बयान पर कायम है। उनका यह कहना है कि जो उन्होंने बात कही है वो सोच समझ करके कही है और वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ जो पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो या आम आदमी पार्टी, वो अपने आप को उदयनिधि स्टालिन के बयान से अलग कर रहे हैं। तो ये बीजेपी को लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कि जो INDIA गठबंधन है उसके भीतर के जो अंतर विरोध हैं उन्हें देश के सामने लाया जा सकता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि इसका उचित जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो इंडिया और भारत की बहस अभी इन दिनों पिछले 2-3 दिनों से चल रही है उस पर भी मंत्रियों को आगाह किया है कि इस पर अब ज्यादा बयान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ सी बात है कि सरकार ये नहीं चाहती कि ये कोई एक बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि ये सिर्फ नाम की बात है कि आप अंग्रेजी में भी देश का वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि संविधान में लिखा है, यानी भारत। तो उसको कोई बहुत ज्यादा टूल देने की जरूरत नहीं है, ये कम से कम इस बात से समझ में आता है। और इसके साथ ही G20 के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बाकी मंत्रियों को आगाह किया है, कहा है कि जो ड्यूटी आपकी लगी है आपको उसको ठीक से करना है। एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से दिया गया, जिसमें कहा गया कि जिन विदेशी मेहमानों के साथ मंत्रियों की ड्यूटी लगी है वो उन तमाम मेहमानों के जो देश की खान-पान है, खान पान है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले ताकि बातचीत करने में आसानी हो। मंत्रियों को अपनी VIP कल्चर का नुमाइश नहीं करनी है। सामान्य नागरिक जैसे भारत के होते हैं उसी तरह से उनको बर्ताव करना है, ये भी एक नसीहत दी गई है। और साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो डिनर का निमंत्रण दिया गया है उसमें सभी मंत्री वहां पर पहुंचे, एक साथ सब वहां मंत्री पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे बड़े मुद्दे की ओर चलते हैं, जहां पर आज एक बड़ा सवाल यही उठ के आया कि जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है 18 तारीख को, 18 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, इसका एजेंडा क्या है। इसको लेकर आज सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस चिट्ठी में
उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है कि संसद का विशेष सत्र का एजेंडा दूसरे राजनीतिक दलों के साथ साझा नहीं किया गया है। इस सत्र में बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का यह विशेष सत्र बुलाया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हम सत्र के हिस्सा लेने को इच्छुक हैं और इसमें जन सरोकार के मुद्दे उठाए जाएं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि आपने अपनी तरफ से उन्होंने 9 मुद्दे भी इसमें सुझाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे, जातीय जनगणना से लेकर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव तक के मुद्दों पर चर्चा इस विशेष सत्र में होनी चाहिए। आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से, पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त उमा शंकर सिंह, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, ये जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, ये कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है उसकी पोजीशन को भी सरकार के सामने रखती है। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि पतंग उड़ रही है कि इस मुद्दे क्या मुद्दा होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिला जो रिजर्वेशन बिल है उस पर बात होगी, भारत का नाम बदल के इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। सेशन 18 को है, क्या इस पर आपको राजनीति होती दिखाई पड़ रही है? देखिए, विपक्ष का सीधे तौर पे ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एजेंडे की जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी दी गई है तो सिर्फ ये कहा गया है कि इन 5 दिनों सरकारी कामकाज होगा, लेकिन वो कामकाज क्या होगा इसकी सूचना नहीं है। तो विपक्ष को ये लगता है कि सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और जो जिस काइट फ्लाइंग की आपने बात की वो तो मीडिया में लगातार चल ही रहा है। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर ये जो सेशन जो बुलाया गया है उसमें चर्चा हो तो उन बातों पे चर्चा हो जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, और इसलिए सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 9 मुद्दों पे खास जोर डाला है, जिसमें कि मणिपुर का भी मुद्दा है, महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी, जो बढ़ती बेरोजगारी है उसका मुद्दा है, हरियाणा जैसे प्रदेश में जो कम्युनल टेंशन जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है उसका मुद्दा है। इसके अलावा जो कास्ट सेंसस है उसको जल्द कराए जाने की बात जो है मांग के साथ उस पर चर्चा होने की जो बात है वो सोनिया गांधी ने लिखी है। तो विपक्ष चाहता है या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो एजेंडा वो लेकर चल रही है, संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें उसको जगह मिले, उसको टाइम मिले, और उसको इस बात की भी आशंका है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार जो है वो जिस अपने एजेंडे के साथ सत्र उसने बुलाया है उसी एजेंडे पे आगे बढ़ेगी। तो एक टकराव की स्थिति है। देखना है कि सरकार की तरफ से क्या एजेंडे को साफ किया जाता है क्लोजर टू द डेट, या फिर इसी तरह से ये काम आगे बढ़ता है और सदन में जाने के बाद ही विपक्ष को क्या पता चलेगा कि किस वजह से जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर एक सवाल यह है कि प्रेसिडेंट्स क्या है, कैसे कैसे कब कब विशेष सत्र हुए हैं, उनसे पहले क्या सरकार पहले बताती है कि क्या होने वाला है, और एक सवाल है संवैधानिक लीगल तौर पर, और दूसरा सवाल है प्रोपराइटी का, यानी कि क्या अब तक का इसके ऊपर एक प्रोपराइटी रही है, एक प्रेसिडेंस रहा है अब तक का, कैसा हमने इतिहास देखा है विशेष सत्रों को लेकर। तो इस पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीडीटी आचार्य साहब जुड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के और भी निखात अब्बास जुड़ रही हैं हमारे साथ। निखात अब्बास भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दीपक झा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निखात जी, सबसे पहले मैं आपसे ही फिर यह सवाल शुरू करना चाहता हूं, अब तक का अगर आप प्रेसिडेंट्स देखें, इससे पहले सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था जीएसटी को लेकर। सरकार ने जिस दिन यह सेशन का दिन तय किया था उसी दिन सरकार ने एजेंडा ही बता दिया था कि जीएसटी को लेकर एक मिडनाइट सेशन होगा, ऐतिहासिक है, सभी दलों को उस पर चर्चा के लिए, बहस के लिए बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। इस बार ऐसी क्या सीक्रेसी?
अंकित जी, सीक्रेसी वाली कोई बात ही नहीं, बता दिया गया है कि विशेष सत्र है और कब से है, 18 से 22 तारीख तक है। आज क्या तारीख है? 6 तारीख है। तो मुझे लगता है विपक्ष को, हम सभी को भी इंतजार करना चाहिए। हो सकता है सरकार इस पर बात कर ले, पहले ही बता दे, और हो सकता है विशेष सत्र में इस पर चर्चा हो जो होगी। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जो सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है और एक प्रोपोगेंडा एजेंडा तय करने की कोशिश करी। अंकित जी, मैं कहना चाहूंगी, अगर यही चिट्ठी सोनिया गांधी जी लिखने में थोड़ी देरी हो गई उनको, अगर यही चिट्ठी सोनिया गांधी जी 2014 से पहले मनमोहन सरकार में लिख देती तो शायद आज वो लोग सत्ता में होते, क्योंकि बहुत जरूरी थी कि चर्चा हो जाए। और चर्चा की बात करती है सोनिया गांधी जी। अरे चर्चा 2020 में फार्मर्स के ऊपर चली जा रही थी, तब भी तमाम विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। उसके बाद ट्रिपल तलाक पर चर्चा हो रही थी, तब भी इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। और अभी लेटेस्ट मणिपुर पर चर्चा हो रही थी, तब भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। तो कभी भी इन लोगों ने चर्चा को गंभीरता से लिया ही नहीं। नहीं, मैं समझ रहा हूं जो आप कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो वही उठता है कि ठीक है, 18 तारीख को सेशन आना है, हम बता देंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा क्या जरूरत नहीं पड़ती है डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन को साथ लेने की, चर्चा के लिए समय देने की, ये बताने की कि इस एजेंडे पर विशेष सत्र को बुलाया गया है। अब से पहले जितने भी विशेष सत्र हुए हैं, प्रेसिडेंट्स तो यही कहता है कि सरकार बताती है कि किस वजह से विशेष सत्र बुलाया गया है। पार्लियामेंट के नॉर्मल सेशन में भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जो वो तय करके बता देती है कि एजेंडा क्या क्या होगा लेजिस्लेटिव बिजनेस का। तो इसको क्यों छुपाया जा रहा है? अंकित जी, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है, इसीलिए सभी को लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। अरे बोला है विशेष सत्र है, थोड़ा चिंता, आप ये जो बौखलाहट, ये जो चिंता आपने आ रही है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। मुझे लगता है जो घबराहट, जो डर इनमें पनप रहा है कांग्रेस में, तमाम विपक्ष में, इसको थोड़ा संभाल कर रखने की जरूरत है। विशेष सत्र है और चर्चा क्या होगी ये भी बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, अभी तो समय है ना, ऐसे ऐसे मत बिहेव करे विपक्ष, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये लोग अपेक्षित ही नहीं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करी। लोकतंत्र में विपक्ष को भी बुलाया जा रहा है। ऐसा तो कहा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद आएंगे और डिस्कशन हो जाएगी। इन लोगों ने तो जो कमेटी बनी है वन नेशन वन पोल में, वहां पर अधीर रंजन चौधरी जी वॉकआउट कर देते हैं। तो ये तो विशेष सत्र के बारे में चर्चा करने लायक मुझे लगता नहीं कि बचे भी। जब आज कमेटी में आप लोग ये राजनीतिक बात हो सकती है, चर्चा करने लायक कौन बचा है या नहीं बचा है, लेकिन सत्र जो होते हैं उनका एक एजेंडा तय होता है। जैसे आप कह रही हैं विशेष सत्र बता दिया है, बता देंगे, ऐसा चलता नहीं है राजनीति में। जो अब तक कम से कम प्रेसिडेंट्स हैं वो कंसेंसस बना के चलने वाले होते हैं मुद्दों पर दीपक जी, अभी तो समय बचा है, सरकार बता देगी, इतना डर किस बात का है? या आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई गुगली आएगी और फंस जाएंगे? अंकित जी, सबसे पहले नमस्ते इंडिया बोलूंगा मैं, पूरे देश के भारत वासियों को भारत माता की जय बोलूंगा। और इस बात से मैं आगे बढ़ूंगा कि बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया, सरकार से सवाल किया। अंकित जी, जो मीडिया पे हम बात करते हैं तो उस मीडिया ने सरकार से पूछा। अगर मीडिया को भी लगता है कि सरकार अरे सर, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब तो दे दीजिए सर। छोड़िए ना मीडिया की बातें, विपक्ष की क्या ऐसी परेशानी है? जब सरकार के पास अभी समय है, अभी तो 12 दिन का समय बचा है, सरकार बता देगी, या इस बात का डर है कि हर बार कुछ गुगली कर देंगे पॉलिटिकल और आप लोगों के पास फिर जवाब देते नहीं बनेगा? देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है सरकार की तरफ से कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उस विशेष सत्र का मकसद क्या है ये बताया जाना चाहिए। विशेष सत्र में जब सांसद आएंगे, अपनी तैयारी करके आएंगे, उस मुद्दे पे बात करने के लिए संसद भवन के अंदर बैठेंगे। अगर मुद्दों की तैयारी नहीं होगी तो कैसे बात किया जाएगा? लेकिन जो हम कहते आए हैं, जो देश में कहते आ रहे हैं हमारी कांग्रेस के पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, कि देश में लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, देश में तानाशाही को किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि देश, मैं तो कहता हूँ भाजपा के सांसदों को भी नहीं पता है कि किस लिए बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ी और लेकिन दीपक जी, जो निगत जी कह रही थी, दीपक जी जो निगत जी कह रही थी, अगर जब चर्चा की बात आती है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। मणिपुर की आप लोगों ने पूरा सरकार को घेरने के लिए आप लोगों ने ही सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, अपनी बात कही। जब सरकार ने अपनी बात कहनी शुरू करी, प्रधानमंत्री बोलने शुरू करा, तो आप लोग वॉकआउट कर गए। तो बहस चर्चा में तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। देखिए अंकित जी, ये बातें इधर उधर की हो रही हैं। बात मेन मुद्दे की बातें हम वॉकआउट करते हैं, संसद में, संसद के अंदर सवाल पूछेंगे, देश के मुद्दों को उठाएंगे। हम सरकार के मन की बात तो नहीं कर सकते, हम मोदी के मन की बात तो नहीं कर सकते। मोदी जी जनता के मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए काम नहीं करते। मोदी जी महंगाई पे बात नहीं करते, मोदी जी मणिपुर पे बात नहीं करते। तो मोदी जी देश में सिर्फ फोटो खिंचाने की राजनीति करते हैं। मोदी जी G20
की बात नहीं करेंगे कि G20 में हम क्या करेंगे, देश के विकास की आर्थिक दशा नहीं बताएंगे। इसलिए मैं मोदी जी आप दोनों से चाहते चाहूंगा कि मेरे साथ बने रहिए। पीडीटी आचार्य साहब जो इस बात के एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कनेक्शन उनसे फिर से जुड़ गया है, तो उनसे जरा पहले समझ लेते हैं। पीडीटी आचार्य साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा था, जो मैंने सवाल आपसे पहले भी पूछा था, कि सेशन जो है विशेष सत्र, इसका मतलब क्या होता है सर? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्याख्या की गई है? क्यों जरूरत पड़ती है स्पेशल सत्र बुलाने की? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है इसके बारे में, और स्पेशल सेशन नाम से कोई चीज तो रूल बुक में भी नहीं है। रूल बुक में है सीक्रेट सेशन। सीक्रेट सेशन होता है, उसमें किसी को, बाहर वालों को तो उसके अंदर नहीं आने देते, मीडिया वगैरह को बाहर रखते हैं अंदर नहीं आने देते, वो सारा सीक्रेट ही होता है। उसका प्रोविजन तो है रूल में, बाकी सारे सेशन तो सेशन ही है। स्पेशल सेशन नाम से कोई चीज तो रूल बुक में है नहीं। लेकिन स्पेशल सेशन नाम देके सेशन बुलाया है एक दो बार, लेकिन इस बार, लेकिन जब भी स्पेशल सेशन हुआ है तो ये गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया था कि किस पर्पस के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। लेकिन इस बार उसकी एक खूबी ये है कि किसी को पता नहीं क्या डिस्कस होने वाला है, 5 दिन के सेशन में क्या होगा, क्या बिजनेस है, किसी को पता नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सीक्रेट रखा है, ये एक खूबी है इसमें। नहीं तो स्पेशल सेशन 2-3 बार बुलाया गया है, उसमें लोगों को पता चला था कि किस पर्पस के लिए बुलाया गया था। ठीक है सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि इससे पहले सरकार बताती थी, लेकिन कानूनी तौर पर, मतलब हम इसको अगर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें, तो क्या जो किसी भी सेशन का, चाहे स्पेशल सेशन हो चाहे नॉर्मल सेशन हो, उसका एजेंडा तय करना, विपक्ष को बताना, क्या सरकार इस पे बाध्य है? रूल बुक इस पर क्या कहती है सर? देखिए, ऐसा है कि जो रेगुलर सेशन होता है उसमें तो पहले बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर सेशन है। उसमें तो लेजिस्लेटिव बिजनेस आएगा, दूसरे बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस तो गवर्नमेंट तय करती है। वो तो गवर्नमेंट जो उसके जो पेपर्स जो भेजते हैं उसके साथ अपने लेजिस्लेटिव प्रपोजल सारे लिखते हैं, पता चलता है। और फिर बाकी जो सब्जेक्ट डिस्कस करना हो वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मिलती है, मीट करती है, और उसमें वो तय करते हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, चलता है। लेकिन जब स्पेशल सेशन आप बुलाते हैं उस वक्त तो एजेंडा तो पता होना चाहिए कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। तो क्या यह कहना सही होगा कि कानूनी तौर पर सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि सेशन से पहले वो विपक्ष के साथ एजेंडा साझा करे? नहीं, जैसे मैंने कहा, रेगुलर सेशन में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। वो उसकी जो गवर्नमेंट जो पेपर सर्कुलेट करते हैं, ये लोकसभा, उसमें गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो सारा मिल जाता है पहले। तो वो तो मेंबरों को सर्कुलेट होता है। लेकिन ये स्पेशल सेशन की बात जो है ना, हालांकि इसके बारे में कोई रूल तो है नहीं, फिर भी क्योंकि इसको स्पेशल कहा है तो इसलिए पता होना चाहिए लोगों को, मेंबरों को तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो सर, उनको तो पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है, उन्हीं को तो बुलाया जा रहा है। तो अंत में अगर मैं इसको समअप करूं, जो आपने मुझे बताया, उसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर सरकार बाध्य नहीं है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें सरकार को बताना हो कि एजेंडा क्या है। लेकिन प्रोपराइटी ये डिमांड करती है, नैतिकता ये कहती है कि सरकार अगर कोई स्पेशल सेशन बुलाए तो विपक्ष को उसका एजेंडा पता होना चाहिए। कम से कम अब तक ऐसा होता आया है। क्या मैं सही हूं? लीगली मतलब स्पेशल सेशन नाम की कोई चीज तो रूल में है नहीं, तो इसलिए रूल कोट करना बेकार है। लेकिन स्पेशल सेशन इसको कहते हैं इस वजह से, किस पर्पस के लिए स्पेशल सेशन, रेगुलर सेशन तो है ही, तो स्पेशल सेशन किस पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है इसके बारे में तो पता होना चाहिए मेंबरों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
निगत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना, ये राजनीतिक बहस से ऊपर की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को सुना, जो लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनको अच्छी तरीके से कायदे कानून पता है। सरकार बाध्य नहीं है, पर प्रोप्राइटी जरूर ये कहती है कि सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि अगर स्पेशल सेशन आपने बुलाया है, सेशन का नाम स्पेशल दिया है, तो उसका एजेंडा तो आपको तय करके पहले बताना ही होगा। तो अंकित जी, मैं भी तो शुरुआत से यही कह रही हूँ कि इतनी घबराहट विपक्ष में, इतनी बौखलाहट क्यों आ रही है? इंतजार करने में इनको आपत्ति क्या हो रही है? मुझे लगता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए इधर इमरती की तरह गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। आज बात साफ है कि अगर आप लोगों को चर्चा करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और आपका जो इतिहास रहा है वो तो चर्चाओं में बहुत बुरा रहा है। आपने हमेशा चर्चाओं में, जो अहम चर्चा है उससे आपने हमेशा वॉकआउट करा। विपक्ष को समझना पड़ेगा, नारे लगाना, प्लकार्ड लेके चले जाना, गांधी जी की मूर्ति का घेराव कर लेना, इन सबसे विशेष सत्र की चर्चा ना होती है और ना ही मुद्दे सुलझते हैं। लेकिन आप जो कह रही हैं कि इतनी जल्दी क्या है, विपक्ष पूछ क्यों रहा है? एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया आपको ये बताए हुए कि स्पेशल सेशन बुलाएंगे, और हम क्यों बुलाएंगे ये भी हम बताएंगे। यानी कि एक हफ्ते पहले आप डेट तय कर देंगे और उसके बाद 17 तारीख को आप विपक्ष को बताएंगे 18 तारीख को स्पेशल सेशन में क्या होगा। जब आपने तय कर लिया है तो एजेंडा बताने में दिक्कत क्या है? मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। जब से विशेष सत्र की बात हुई है तभी से विपक्ष लगातार कयास लगा रहा है, हाहाकार मचा रहा है कि वन नेशन वन पोल के ऊपर चर्चा होने वाली और ये बिल पास होने वाला और इसी बिल पर चर्चा होगी। ये बात तो साफ है, सभी चैनल्स दिखा रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं, लगातार विपक्ष भी यही बोल रहा है। अब जैसे ही कमेटी का गठन होता है, उसमें अधीर रंजन चौधरी जी वहां से तो वॉकआउट कर लेते, लेकिन हमें सत्र के बारे में बता दो। अरे जो कमेटी का गठन हुआ है, जो आप ही कयास लगा रहे हैं कि बिल में विशेष सत्र में इसी बिल पर चर्चा होने वाली है, तो आप उस कमेटी की तो मैडम आप सरकार हैं, आप इतनी कयासों को हवा ही क्यों दे रहे हैं? आप बता दीजिए एजेंडा क्या है, कयास खत्म हो जाएंगे। आप ही तो मौका दे रहे हैं ना इतना सारा लोगों के बीच में चर्चा होने का, कि पता नहीं ऐसी क्या चीज सरकार लाना चाहती है स्पेशल सेशन के नाम पे। अंकित जी सुनिए, पहली बात तो मैं सरकार नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, यहाँ पर पार्टी का पक्ष रखती हूँ। सरकार ने विशेष सत्र जरूर बुलाया है और सरकार अपना जो स्टैंड है इस पर क्लियर कर चुकी है कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको आना है, आप अपेक्षित हैं। मुझे लगता है विपक्ष को तैयारी करने की जरूरत है। मैडम आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बड़े क्लियर एजेंडे से आपको बताया गया था आपकी पार्टी को कि हम स्पेशल सेशन पे बात करेंगे, तो इस बात से बचने की कोशिश मत कीजिए कि आपको पता नहीं था कि आप यहां पर कम से कम इस बहस में किस एजेंडे से आ रही हैं। हम अपनी बहस को पूरा जनता के सामने रख के बताते हैं। तो मैं आपसे फिर से दीपक पे जाने से पहले आखिरी में एक और सवाल यही पूछना चाहता हूं, जो इतनी कयास लग रही है, आपको नहीं लगता कि सरकार को कम से कम नैतिकता के आधार पर, और अब तक जिस तरीके का हमने इतिहास देखा है स्पेशल सेशंस का, अगर सरकार ने बुलाया है तो एजेंडा बता दें, इतनी जो अटकलें लग रही हैं खत्म हो जाएंगी। मैं तो कह रही हूँ इंतजार कर लीजिए। आपको आपत्ति क्या? हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, और बताना जरूरी है। ये तो आप ही के जो एक्सपर्ट है संविधान के, उन्होंने कहा कि बताना बहुत जरूरी है। नहीं, जो सत्र होगा उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चा होगी वो होगी। दीपक झा जी अब तो वो यहां तक कह रहे हैं कि देखिए लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं बताना जरूरी नहीं है, तो जो भी सरकार तय करेगी, जब तय करेगी, मान लीजिएगा। देखिए अंकित जी, देश के विकास के बारे में चर्चा होगी, चर्चा होगी। देखिए संसद भवन भाजपा की बपौती नहीं है, इस देश की जागीर है, हिंदुस्तानियों की जगह है, जहाँ पे हिंदुस्तानियों की, भारत माता के सपूतों की आवाज उठाई जाती है। कोई सांसद अपनी बात करने के लिए नहीं जाता है, चाय पार्टी करने नहीं जाता है। संसद भवन इस भारत माता की बात करने के लिए बना एकत्रित होते हैं लोग। तो निगत जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप उन्हें प्लीज मौका दीजिए। मैं एक बात करता हूँ कि तानाशाही नरेंद्र मोदी जी के किस बात का घमंड है भाई? विपक्ष को आप बताएंगे कि हम इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, हम आपको सलाह देंगे, हम आपको नेक सलाह देंगे, हम आपको पथभ्रष्ट होने से बचाएंगे। तो मोदी जी सुनना नहीं चाहते हैं, ये मोदी जी की समस्या है सर। लेकिन ये सलाह वन नेशन वन इलेक्शन पे भी दे सकते थे, आपने पहले ही वहां से हाथ खींच लिए। आपने कहा उस कमेटी में हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो कमेटी पहले से ही तय करके बैठी हुई है। देखिए अब आपने वन नेशन वन इलेक्शन पे बात, मैं आपको सिर्फ मैं जो आप बात कह रहे हैं कि आप सलाह देना चाहते हैं, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देके। दोनों मुद्दे अंकित भाई, दोनों मुद्दे अलग है। वन नेशन वन इलेक्शन पहले हो चुके हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये अप्रासंगिक हो चुका है, समय के साथ ही कानून खत्म हो चुका है। अगर एक राज्य में सरकारें गिर जाती है तो क्या होगा, ये देखा है 1967 तक ये चुनाव हुए हैं। तो अगर उस पर आपको बहस करना है तो जवाब दूंगा, लेकिन बात ये होती है कि हम संसद भवन को क्यों बुलाया है, सत्र क्यों बुलाया है, सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा।
भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ बड़े स्पष्ट में कहा हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री किसी अन्य दल के हो चुके हैं या देश के भारतीय हैं वो। जनता पार्टी वो के देश लोग- देश के प्रधानमंत्री हैं। हैं। आप लोगों को यही दिक्कत होती है। भारतीय जनता कभी पार्टी नहीं कभी है, कहते देश हैं के कि देखिए प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हम बीजेपी जैसे नेता की तरह बात नहीं करेंगे तो आप कह रहे हो ये बीजेपी की निर्णय। दीपक भाई, इसके ये तो नहीं चलेगा। अंत में मतलब है ना कि क्या भाजपा के इंडिया लोगों को नहीं गठबंधन, पता, क्या सांसद को इंडिया नहीं पता है। गठबंधन अगर मान लीजिए संसद सत्र का अगर मान लीजिए एजेंडा नहीं तय होता है दीपक भाई, तो क्या इंडिया गठबंधन संसद सत्र में जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, जहां भी इंडिया की बात होगी वहां इंडिया गठबंधन जाएगा। जहां भाई भारत माता की बात होगी वहां पे भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले सारे विपक्ष के नेता जनता के सवालों को उठाएंगे। तो हम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जाएंगे। जनता के लिए है संसद भवन, हमारे लिए नहीं है। तो हम जनता ठीक के है। चुने हुए प्रतिनिधि चलिए, जाएंगे। समय और मेरे सवाल पास उठाएंगे। बिल्कुल खत्म हो चुका है इस नरेंद्र मोदी चर्चा जी का। बहुत बहुत हो शुक्रिया। सकते हैं, हम अहंकारी नहीं है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पीडी आचार्य साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल क्लैरिटी है उसे देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। G20 सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक, माफ कीजिएगा, मेट्रो सुबह 4 बजे से लेकर 4 बजे से चलेगी। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में इसका आग्रह किया था, जिसके बाद लोगों को और पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने में सहूलियत होगी। इस दौरान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। कुछ स्टेशनों पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एंट्री और एग्जिट जो है वो बंद रहेगी। वहीं G20 की बैठक के लिए दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के खास तौर पर दिल्ली के हर जिले में विक्रांत गाड़ियां भी तैनात की हैं। ये गाड़ियां एंटी राइट इक्विपमेंट और एंटी प्रोटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं। गाड़ी के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट, शील्ड्स, टॉर्च के साथ साथ स्ट्रेचर, ग्लव्स, मास्क, टायर किलर जैसे कई उपकरण मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी इस पूरे गाड़ी को और तैयारी को लेकर दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली पुलिस ने G20 की सुरक्षा को देखते हुए एक गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है विक्रांत। ये गाड़ियां दिल्ली के हर जिले में लॉन्च की गई हैं। क्या है इन गाड़ियों में खास, बात करते हैं रिंकू से, जो दिल्ली पुलिसकर्मी हैं। रिंकू, इस गाड़ी में क्या कुछ खास है, क्या सामान इसमें रखा हुआ है और ये किस काम गाड़ी आती है? ये स्पेशली ये गाड़ी लॉजिस्टिक के लिए बनाई गई है। कोई भी लैंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई सिचुएशन होती है, कोई धरना प्रदर्शन आता है, तो उसमें एट वंस अगर कोई सामान, कोई लॉजिस्टिक की ज़रूरत हो, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो वो इससे तुरंत वहाँ पे जल्दी पहुँचाया जाए, इसलिए स्पेशल व्हीकल बनाया गया है। इससे पहले ऐसा व्हीकल नहीं होता था, अलग अलग मोड होते थे पहुँचाने के, लेकिन एक स्पेसिफिक व्हीकल कर दिया ये, ताकि इसी से पहुँचाए। तो अब इसमें क्या क्या सामान है वो आप दिखाकर बताएं हमें, क्या सामान है? इसमें मेन ये हैं, जैसे HHMD रखी हुई हैं, कहीं पे VIP आता है तो सर्चिंग वगैरह करने के लिए। इनमें टायर किलर्स रखे हुए हैं, रोड पे कहीं ट्रैफिक रोकना हो, किसी को भागने से रोकना हो तो ये टायर किलर हैं। नीचे ये बक्से रखे हैं, इनमें ये हैं सर्चिंग मिरर है। ये कहीं भी पार्किंग वगैरह हम कहीं कोई VIP आता है तो वहाँ अंदर चेकिंग करते हैं इनमें हम, और फिर चेकिंग के साथ में अंदर एंट्री होती है व्हीकल्स की। इसके अलावा इसमें ये एंटी रॉइड इक्विपमेंट हैं, शील्ड है, ये फाइबर शील्ड होती हैं। फिर इधर ये हैं जो अपने BP हैं, ब्लड बॉडी प्रोटेक्टर स्टाफ के लिए। फिर आगे आएंगे तो आप देखेंगे ये इसमें सर्च लाइट रखी हुई है। अच्छा, जो रात में कहीं पे अंधेरे में कुछ देखना हो उसके लिए। आगे वेनाकुलर रखी हुई है ये। अच्छा। और ग्लव्स हैं, छोटे छोटे काफ़ी आइटम हैं, जैसे डस्टबिन वगैरह भी रखे हैं इसमें, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी हैं। अच्छा। इनमें। और
ये इसके अलावा ये हेलमेट रखे हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस के एंटी रॉइड के। अच्छा। ये आप देख सकते हैं। अच्छा। ये हेलमेट रखे हैं। तो इसका व्हीकल का मेन यही है, इसमें सारा लॉजिस्टिक जो है एक जगह रखा हुआ है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो जल्दी से और मतलब एफिशिएंट तरीके से पहुंच सकता है। ये क्यू मैनेजर रखे हैं यहाँ पे। और इसमें व्हीकल में सबसे खास बात है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो ये अंदर भी है और बाहर की तरफ भी, आगे और पीछे आप देखेंगे तो दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये किसी भी लोकेशन पे जहाँ पहुँचती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ होगी इसमें। तो वहाँ आसपास जो भी भीड़ है उसको हम देख भी सकते हैं बाद में कि किसकी प्रेजेंस थी वहाँ पे, किसने कोई गलत हरकत की हो, तो वो इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो क्या गाड़ी में वेपन भी होते हैं, लाठियाँ भी होती हैं? जी बिल्कुल, इसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। वेपन भी ज़रूरत के हिसाब से, जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के उसी प्रकार के इसमें सारे आर्टिकल रखे जाते हैं। तो बिल्कुल ये रिंकू हैं दिल्ली पुलिस से, जो बता रहे हैं कि ये इस जो खास जो व्हीकल है इसमें एंटी रॉइड इक्विपमेंट उपकरण हैं, और साथ में कहीं प्रोटेस्ट अगर होता है तो वहाँ पर तुरंत ये गाड़ी पहुँचेगी और जिस तरह के उपकरण उनको रोकने के लिए ज़रूरी होंगे वो सारे के उपकरण इस गाड़ी में हैं। और ये खास गाड़ियाँ G20 के लिए तैयार की गई हैं। ये गाड़ियाँ पूरी दिल्ली के हर ज़िले में हैं और इस तरह से गाड़ियाँ दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर तैनात हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। 8 से 10 या कहें कि 7 तारीख की शाम से ही, जब वीवीआईपी सबसे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के शाम 7 बजे के आसपास कल पहुंचने वाले हैं, तब से लेकर 10 तारीख तक दिल्ली में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से एनडीएमसी के इलाके में उसको लेकर लगातार पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग भी हो रही है, नागरिकों को सही जानकारी देने की। एनडीटीवी पर भी जुड़े रहिए, पल पल की जानकारी, क्या बंद है, क्या खुला है, कहां आपको परेशानी हो सकती है, क्या आपको अवॉइड करना है, वो सब आपको एनडीटीवी पर मिलती रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर गन्ना और कृषि उत्पादन मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों की आत्महत्या को लेकर ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिस पर अब जबरदस्त बवाल मच रहा है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की रकम के लिए किसान आत्महत्या करते हैं। मंत्री जी ये भी कह गए कि मुआवजे की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के बाद इस तरह के मामले बढ़े। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री का यह बयान अब जबरदस्त विवादों में बना हुआ है। इस पर खासी उनकी आलोचना भी हो रही है। किसान संगठनों के साथ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां पर हिंसा और तनाव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई महीनों से लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मणिपुर के बिष्णुपुर में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। सैकड़ों लोग जो वहां पर कर्फ्यू का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले और मोर्चा निकाला। वहां पर कई संगठनों के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने चूड़ाचांदपुर बॉर्डर की ओर मार्च किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प भी हुई। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही रबड़ की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। मणिपुर में कई महीनों से हालात चिंताजनक लगातार बने हुए हैं और वहां पर कई लोग अभी भी कैंपों में अपने पुराने जीवन में वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है।